हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इस समय फिजिक्स में पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके 2 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज इसका तीसरा वीडियो लेक्चर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम लोग को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। होते 4 हैं, सबको बारी बारी देखेंगे। 2 के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस और चौथा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समतापीय प्रक्रम। इसको रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसोबारिक, समदाबीय प्रक्रम और ये समआयतनिक प्रक्रम। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है, समतापीय, जिसमें ताप क्या हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, समान हो। रुद्धोष्म, ये थोड़ा सा अलग है, इसका नाम इसकी प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है अगर आप नॉर्मली देखेंगे। आइसोबारिक, समदाबी, जिसमें दाब नियत हो। सम आयतनिक, जिसमें आयतन नियत हो। रुद्धोष्म में क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंज है, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो निषेध रहता है। डिटेल में पढ़ना है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को डिटेल में पढ़ना है, बाकी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए होगी। तो चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ कहाँ से? आइसोथर्मल प्रोसेस से। बारी बारी सबको देखेंगे। ज़्यादा फोकस रहेगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे। जो आपका हीट इंजन है या जो भी कार्नोट इंजन जो भी आपको पढ़ना है, वो सब किस पर बेस्ड है? इन्हीं दोनों प्रोसेस पर। तो चलिए, पहला टॉपिक हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। देखिए, नाम से क्लियर है, समतापीय प्रक्रम। तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। टेम्परेचर नियत रहने का मतलब क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अगर आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस क्या होता है भैया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T। N नंबर ऑफ मोल, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q बराबर W प्लस डेल्टा U। डेल्टा U 0 रख देंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? W। कब? आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है। और भी आप क्या जानते हैं? याद करिए, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या इसके पहले साइंस में, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। कब काम करता है? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट, यानी कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो बॉयल्स लॉ वहाँ अप्लाई होगा। बॉयल्स लॉ कहता क्या है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V या PV बराबर कांस्टेंट या P1V1 बराबर P2V2। किसकी बात है ये? बॉयल्स लॉ की बात है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जानते हैं आप कैसा बनता है? ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्लियर है बात? और इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। अभी इसके बाद हमको निकालना होगा स्लोप। अभी इसके बाद हमको क्या निकालना होगा?
स्लोप निकालना होगा। अच्छा, कुछ बातें और हैं जिसको आप लोग को जान लेना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? परफेक्टली कंडक्टिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज जो है वो किस में होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो वॉल्स इसकी कैसी हो गई? परफेक्टली कंडक्टिंग। दिस प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली। ये प्रोसेस बहुत ही धीमे धीमे होता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस बहुत ही धीमे धीमे होता है। अब देखिए, ये P और V के बीच का ग्राफ बनाया है मैंने। अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप चाहिए हो तो इसकी स्लोप आप बता सकते हैं क्या होगा? बिल्कुल dP बाई dV। ये इसकी स्लोप होगी। भाई स्लोप कैसे निकालते हैं? dP बाई dV। अच्छा, स्लोप इसकी निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? निगेटिव आएगी। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। क्या तरीका होता है निकालने का? इस पर क्या खींचते हैं? टेंजेंट देखते हैं। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा 90 से बड़ा है तो निगेटिव, 90 से छोटा है तो पॉजिटिव। अगर आप इसमें खींचेंगे तो टेंजेंट, तो आपको जो एंगल है वो कितना मिलेगा? 90 से ज़्यादा। मैं खींच के डायग्राम को नहीं खराब कर रहा हूँ, आप इस पर टेंजेंट खींच सकते हैं। चलिए, तो देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या? PV बराबर कांस्टेंट। PV बराबर कांस्टेंट किसकी वजह से आ रहा है? बॉयल्स लॉ की वजह से। बॉयल्स लॉ क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बॉयल्स लॉ भी तभी काम करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अच्छा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो आप जानते हैं दो फलन किस में दिए हैं? प्रोडक्ट में दिए हैं। तो कैसे होता है? फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर दोबारा क्या करेंगे? V dP। ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको धर ले जाइए। तो V dP बराबर माइनस P dV। dV को यहाँ लाइए तो dP बाई dV, और इसको इधर ले जाइए, माइनस का P बाई V। तो ये dP बाई dV क्या आ गया? स्लोप। क्या है ये? स्लोप ऑफ PV कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कुछ क्या है जानकारियां हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, ये सब चीजें आप निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं कि आपको ये सारे फॉर्मूले रट लेने हैं। क्या याद रखना है कि डेल्टा टी क्या है? 0। चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 0। जो भी आप एनर्जी, जो भी आप हीट दे रहे हैं वो किस में जा रही है? वर्क डन में जा रही है। क्लियर है ना? वो उसकी इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, पूरा पूरा क्या करेगा? वर्क करेगा। बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है। आपने बॉयल्स लॉ लगा दिया है और ये इसकी स्लोप निकाल दी है। ये स्लोप क्यों निकाली है? अभी हम लोग जब एडियाबैटिक भी पढ़ लेंगे तब ये कंपैरिजन में काम आएगा कि किसी ग्राफ को देखकर कैसे बताया जाए कि प्रोसेस हमारा जो है वो आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। ये स्लोप का काम ये बताना है। क्लियर है? अभी जब एडियाबैटिक पढ़ेंगे तब इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये स्लोप आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो जरा इसको आप लोग नोट कर लें। नीचे दिख रहा है? कट तो नहीं रहा? ठीक है, तो देखिए, आपने नोट कर लिया होगा इसको। मैं इसको हटा रहा हूं।
अब हमें ये देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये ग्राफ ऐसा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V1, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V2, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या होता है P dV, V1 से V2, क्लियर है। फॉर, देखिए जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए ही कर रहे हैं। फॉर आइडियल गैस PV बराबर nRT, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा nRT बाई V। जरा इस P की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो देखिए W क्या आ जाएगा V1 से V2, P की जगह क्या रखा भैया nRT बाई V और dV। nRT क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। nRT V1 से V2 1 बाई V dV, 1 बाई V dV। क्या बताएंगे, सिंस वी नो दैट, क्या नो दैट, इंटीग्रल 1 बाई x dx इज log x ई बेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 बाई V dV है तो क्या हो जाएगा log V। तो देखिए W बराबर क्या आया nRT, ठीक है, nRT। अब यहाँ देखिए कितना आएगा log V, और लिमिट कहाँ से कहाँ भैया V1 से V2, तो W बराबर nRT, लिमिट रख दीजिए जरा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log A माइनस log B, log A बाई B होता है ये आप जानते होंगे, nRT log V2 बाई V1। ये आपका क्या है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, nRT log E बेस V2 बाई V1। अब इसके आप कई फॉर्मूले बना सकते हैं, इसके आप कई फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देख लीजिए। ये V2 और V1 के टर्म में है, आप जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, तो भैया V2 बाई V1 क्या हो जाएगा P1 बाई P2 बराबर क्या हो जाएगा V2 बाई V1। तो भैया W का एक और फार्मूला बना लो P के टर्म में, nRT log E P1 बाई P2, ये भी हो गया। अच्छा, और ये इसको चलिए A मान लीजिए, इसको चलिए B मान लीजिए, और फार्मूले चाहिए बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए nRT क्या है, कांस्टेंट है, PV बराबर nRT कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ P1 V1 बराबर nRT या P2 V2 बराबर भी nRT। तो एक बार क्या लिख लेंगे P1 V1 यहाँ पर, और एक बार क्या लिख लेंगे P2 V2। जिस तरह आप करना चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। एक बार क्या लिख लीजिए P1 V1 लिख लीजिए, एक बार P2 V2 लिख लीजिए। कितने भी फॉर्मूले आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिलेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए क्या P1 V1 log P1 बटे P2, या W बराबर P2 V2 log P1 बटे P2, ये हो गया। इसी तरह लिख लीजिएगा दोनों किसके लिए V1 और V2 के लिए। एक बार इसी में क्या लिख लीजिएगा V1 बाई V2, और यहाँ पर सॉरी V2 बाई V1 और V2 बाई V1। कितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फॉर्मूलों को यूज करेंगे। बेसिक रिलेशन आपको याद है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, बाकी तो सब केवल सिंपल यहाँ से वहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। वर्क डन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये वाला आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब ये देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। अब हमको क्या देखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इन विच हीट एक्सचेंज इज जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर जीरो या क्यू बराबर भी जीरो, दोनों चीजें हैं, क्यू बराबर जीरो। अब याद करिए क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है, क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, क्यू की जगह जीरो रख दीजिए, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। ये माइनस डेल्टा यू का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, इंटरनल एनर्जी घट रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, सोचने वाली बात यह है कि आपने एनर्जी तो कुछ दी नहीं, आपने क्यू यानी कि हीट तो कुछ दी ही नहीं। भाई होता क्या था, हीट आप देते थे, उस हीट से वर्क डन होता था और कुछ हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाती थी, ये काम होता था। आपने हीट दी नहीं, अब उससे कह रहे हैं वर्क डन करो, तो वर्क डन कहाँ से करेगा, जो उसकी एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो आपके अंदर है। जैसे आप खाना खाते हैं, मतलब बाहर से आपने एनर्जी ली और आपने उस एनर्जी का काम किया, तो उसी को बोलते हैं कैलोरी बर्न। अब मान लीजिए खाना मिला नहीं आपको, काम आपको करना ही है, तो वो काम कहाँ से करेंगे, जो आपका पहले की जो कुछ एनर्जी थोड़ी बहुत बची होगी, उस एनर्जी से आप 2-4 दिन काम कर सकते हैं। तो वही हो रहा है, आपने कुछ बाहर से दिया नहीं, वर्क डन अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। ये कैसे होगा, देखिए डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। क्लियर है बात। जैसे वहां पर पीवी बराबर कांस्टेंट होता था, तो यहां पर क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये मेरा गामा थोड़ा सा आर की तरह बनता है, तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। गामा आप जानते हैं क्या होता है, 1 + 2/f, f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि फॉर मोनो एटॉमिक f बराबर 3, फॉर डाया एटॉमिक f बराबर 5, फॉर पॉली एटॉमिक f बराबर 6। ठीक है, ये सब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा जा सकता है, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। क्लियर है ना, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। जिस तरह वहाँ लिखा था P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। बताइए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। अब अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो, तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए वही काम है। क्या काम है, आपको दिया है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। चलिए करिए इसको डिफरेंशिएट। क्लियर है, देखिए P को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो गामा आगे आया, पावर 1 क्या हो गई, कम हो गई, और क्या आ गया, dV आ गया, प्लस V को छोड़ा, dP आ गया, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। चलिए तो V dP बराबर, इसको इधर ले जाइए, माइनस P गामा V
की पावर गामा माइनस 1 और क्या आ गया आपके पास डी वी। dp बाई डी कर लीजिए जरा सा, dp बाई डी कर लीजिए जरा सा, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का p बाई वी, माइनस का p बाई वी, और देखिए क्या है गामा है, और ये क्या है v की पावर गामा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए ये v की पावर 1 है, ठीक है ना, और ये v की पावर क्या है गामा माइनस 1, v की पावर गामा माइनस 1। तो देखिए dp बाई डी वी यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस गामा, गामा मेरा थोड़ा r की तरह हो जा रहा है, माइनस गामा p बाई वी, dp बाई डी वी यहाँ से क्या जाएगा माइनस का गामा p बाई वी, माइनस का गामा p बाई वी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गई है कि ये v की पावर गामा था, ये v की पावर गामा था, ये नीचे गया तो v की पावर गामा, ठीक है ना, ये v की पावर क्या है गामा है। तो देखिए अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो, ये गामा ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस p गामा, और ये v की पावर गामा माइनस 1 और ये माइनस का गामा, तो ये गामा गामा क्या हो गया कैंसिल, v की पावर माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो v की पावर क्या हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी, तो माइनस p बाई वी और ये गामा। अब देखिए जरा समझिएगा, याद करिए पिछले वाले में ये p बाई वी माइनस का किसकी स्लोप थी आइसोथर्मल की, ये किसकी स्लोप है एडियाबैटिक की। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं dp बाई डी वी किसके लिए आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, यहां लिखिए एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स dp बाई डी वी आइसोथर्मल, यानी कि स्लोप किसका एडियाबैटिक का इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप आइसोथर्मल का। क्या लिखेंगे सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा हमेशा एक से क्या होता है बड़ा होता है, आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये 1 से हमेशा क्या होना है बड़ा होना है। f आपका 0 तो है नहीं, जब 0 भी होता तो ये कैसे इनफाइनाइट हो जाता। तो जो आपका स्लोप है किसका एडियाबैटिक का वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और ये पहचान है ग्राफ देखकर बताने की कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। जैसे मान लीजिए ये पीवी ग्राफ बना हुआ है, ये P है ये V है, एक ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाए और एक ग्राफ आपको ऐसे, एक ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाए, तो ये ग्राफ जो है ये कौन सा है आइसोथर्मल, इसकी जो स्लोप है वो क्या है कम है, और ये वाला ग्राफ कैसा है आपका एडियाबैटिक जिसकी स्लोप ज़्यादा है। तो ये इसलिए हमने इसको निकाला ताकि ये पता चल सके कि स्लोप में क्या रिलेशन है। तो एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा आइसोथर्मल के स्लोप से क्या होता है ज़्यादा होता है। अगर कभी ग्राफ दिया हो तो आप देखकर बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या है। अब ये स्लोप देखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अरे जो ज़्यादा शार्पली डिक्रीज करे उसका स्लोप क्या है ज़्यादा है, और जो धीरे धीरे डिक्रीज करे वो क्या है उसका स्लोप कम है। स्लोप मतलब ढाल है यार, जो ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है उसकी ढाल क्या है ज़्यादा है। नोट कर लीजिए इसे।
हो गया, हटा दें इसे। ठीक है, चलिए अब देखना हमको वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए काम वही है, क्या है काम हमारा, हमें मालूम है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं के मान सकता हूँ क्या, तो पी वी की पावर गामा बराबर के मान लिया मैंने। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P बराबर के अपॉन वी की पावर गामा। क्यों लिख रहा हूँ इधर देख लेते हैं। वर्क डन क्या है, V1 से V2 P dV। चलिए P की जगह वैल्यू रख दीजिए। देखिए डेरिवेशन देख के डरिएगा नहीं, बहुत आसान है। P के अपॉन V की पावर गामा dV, ठीक है ना। अब देखिए K को आप क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। V1 से V2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी की पावर गामा डी वी। अब यहाँ ना 1/v log v लगा देना जो है, ठीक है ना। यहाँ पर पावर दी हुई है, पावर को ऊपर ले जाइए, तो W बराबर के V1 से V2 v की पावर माइनस गामा डी वी। इंटीग्रेशन में क्या होता है मालूम है, x² dx, पावर 1 बढ़ जाती है, नीचे भी वही हो जाता है, ठीक है। चलिए तो W बराबर के V1 से V2, ठीक है ना। चलिए अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस बार इंटीग्रेशन का साइन मत लगाइए। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट लगी है V1 से V2 की। जरा इस माइनस गामा प्लस 1 को बाहर निकालिए, तो K क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस गामा। चलिए लिमिट लगाइए, तो V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब इसके बाद एक ठो खेल करना है हमें। क्या खेल करना है, जरा K को अंदर भेजिए, जरा K को अंदर भेजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V1 माइनस गामा प्लस 1। बस अब ये K की मुझको वैल्यू रखनी है। मैं दो तरीके से K की वैल्यू रख सकता हूँ। देखिए कैसे, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था, तो मैं लिख सकता हूँ कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट K। तो K इसके भी बराबर है और K इसके भी बराबर है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये रखेंगे K की जगह, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये रखेंगे। तो V2 वाले में V2 रखेंगे और क्या रखेंगे, V2 वाले में V2 रखेंगे और V1 वाले में V1। तो चलिए W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये V2 है, यहाँ पर V2 वाला रखिए। तो देखिए P2 V2 और क्या दिया है, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1 माइनस K कहाँ गया, P1 V1 और V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। सॉरी ये गामा भी, गामा मत बोलिए, P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा। अब सही है। तो देखिए W बराबर
1/1 माइनस गामा। इधर देखिए V2 की पावर गामा है, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 है, पावर ऐड हो जाएगी तो गामा से गामा कैंसिल, क्या बचेगा केवल V2 की पावर 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा P2 V2 और यहाँ क्या आ जाएगा P1 V1। ठीक है ना। ये क्या है आपका वर्क डन, क्या है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका एक फॉर्म और है, क्या फॉर्म है आप जानते हैं PV बराबर nRT। तो अगर मैं P1 V1 बराबर लिखूं तो nRT1 हो जाएगा, P2 V2 लिखूं तो nRT2 हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ रख दीजिए। तो W बराबर 1/1 माइनस गामा P2 V2 nRT2 माइनस nRT1, nR बाहर ले लीजिए तो nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, एक ये फॉर्मूला। कोई भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करिए, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आपके 2010 IIT जेई में आया हुआ है। ठीक है, हो गया, मिटा दें। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डायाटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड। ये जो क्वेश्चन है ये 2010 IIT जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डायाटॉमिक ideal gas is compressed adiabatically. A diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume. To 1/32 to its इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, इफ इनिशियल टेम्परेचर, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज Ti एंड फाइनल टेम्परेचर इज अल्फा Ti, देन अल्फा एच। ऑप्शन आपको दिए हुए थे 1 2 3 4। ठीक है ना। IIT का क्वेश्चन है, देख के डरने का नहीं, आराम से करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए, या आप लोग कर पाएंगे।
बताइए, शुरू किया जाए या आप लोग कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया है, देखिए जो ये आपने पढ़ा है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये किसके लिए है? ये है प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया है वो किसका दिया हुआ है? वो दिया हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। किसका दिया हुआ है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जानते हैं आप? पी वी बराबर एन आर टी जानते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई वी हो जाएगा कि नहीं? तो चलिए देखिए, P की जगह रखिए तो क्या हो गया? एन आर टी बाई वी, और V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब देखिए एन आर भी क्या है? कांस्टेंट, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? कांस्टेंट के पास, तो बचेगा क्या? T। ये V की पावर 1 है, V की पावर गामा, ये ऊपर जाएगा -1, तो V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ये रिलेशन हमको मिल गया, ये रिलेशन हमको मिल गया। अब इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको केवल वैल्यू रखनी है, इसमें हमको केवल वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी आराम से। कैसे आ जाएगा? देखिए कैसे आ जाएगा। केवल आपको क्या देखना है? आपको देखना है, देखिए मैं पहले साइड में गामा निकाल लेता हूँ। डायटॉमिक की बात कर रहा है, गामा बराबर 1 + 2/f, 1 + 2/5, तो 7/5। इसका काम पड़ेगा आगे चल के, अभी नहीं। T1 यहाँ पर देखिए T1 कितना दिया था? T1 दिया था Ti, V1 कितना था? V, T2 कितना था? अल्फा Ti, और V2 कितना था? V/32, 1/32 हो रहा था। चलिए वैल्यू लिख दीजिए, तो Ti V की पावर गामा -1 बराबर अल्फा Ti V2, तो V2 कितना है? V/32 की पावर गामा -1। Ti से Ti मर गया, V की पावर गामा 1 से V की पावर गामा -1 मर गया। क्या बचा? अल्फा बराबर 32, अल्फा बराबर 32 की पावर गामा -1। अब देखिए अल्फा बराबर 32 गामा -1, तो 7/5 -1, अल्फा बराबर 32, 7/5 -1 कितना आएगा? 2/5 आ जाएगा क्या? 2/5। इसको क्या मैं 2 की घाते 5 लिख सकता हूँ? और इस पूरे की घाते कितनी है? 2/5। घात की घात, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा की पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 2/5, 5 से 5 मर गया, इधर दिख ना रहा होगा, तो अल्फा बराबर 2 की पावर 2, अल्फा बराबर 4, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का रिलेशन अपने को मालूम है। यहाँ टी और वी के टर्म पूछ रहा है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो रिलेशन आ गया। ये भी रिलेशन होता है एडियाबैटिक का ही, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे? फॉर्मूले याद करने की लिमिट है, तो कॉन्सेप्ट समझो। पीवी की पावर गामा याद है, कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो गया? T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1, वैल्यू रख दीजिए और नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। गामा की वैल्यू डायटॉमिक की बात कर रहा है तो कितने हो जाती है? 7/5। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े।
नोट हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 2011 आईआईटी में आया हुआ है, 2011 आईआईटी जेई में आया हुआ है। क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। एसटीपी के बारे में आपको बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज adiabatically compressed to 0.7 liter. Taking initial temperature to be T1, taking initial temperature to be T1, the work done in this process is, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 9/8 RT1, 9/8 RT1। ऑप्शन बी है 3/2 RT1। ऑप्शन आपका जो सी है वो है अब देखिए इन सब, देखिए आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है तो वर्क डन क्या होता है NR टेम्परेचर के टर्म में निकालना है 1 माइनस गामा और T2 माइनस T1। अब किसी भी ऑप्शन में T2 के टर्म में कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि आपको T2 को रिप्लेस करना है किसमें, T1 में। क्लियर है ना, T2 को रिप्लेस करना है T1 में। तो आप जानते हैं अभी अभी आपने वो फॉर्मूला निकाला है, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। V1 आपको कितना दिया है 5.6, V2 कितना दिया है 0.7। तो चलिए T1 कितना है, T1 ही है V1 5.6 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 0.7 की पावर गामा माइनस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, T1 5.6 अपॉन 0.7 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2। क्लियर है तो देखिए डेसिमल से डेसिमल मरा 7 8 56, तो T1 8 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ कहीं बगल में गामा निकाल लेते हैं। हीलियम मोनोएटॉमिक, गामा बराबर 1 + 2/3, तो 3 + 2 5/3, 5/3। तो T1 8 5/3 माइनस 1 T2। 5/3 में से 1 गया, 5/3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3 5 - 3 2/3, तो T1। अब इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3 बराबर T2। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए T1 क्या हो गया, T1 2 की पावर 3 × 2/3 बराबर T2। 2 से 2, 3 से 3 क्या हो गया, मर गया। T1 × 4 बराबर T2। तो T2 बराबर कितना आ गया 4 T1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है। अब देखिए अपने को क्या गामा मालूम है, T2 - T1 कर देंगे तो ये भी मालूम है।
अब बचा क्या, n, n नहीं मालूम। तो देखिए आप जानते हैं एट STP 22.4 लीटर में 1 मोल बनता है। 22.4 लीटर में 1 मोल बनता है। तो 1 लीटर में कितना मोल बनेगा, 1/22.4 कितने हैं 5.6 लीटर। तो कितना हो जाएगा 5.6 22.4 मोल। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 56 चौको 224। तो कितने मोल आ गए 5.6 लीटर में 1/4 मोल, यानी कि किसकी वैल्यू है n की। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। W बराबर n की जगह क्या रखना है 1/4 और यहाँ पर r की जगह r ही रहने दीजिए। 4T1 माइनस T1 और डिवाइड में क्या है 1 माइनस गामा, गामा कहाँ गया 5/3, 1 माइनस 5/3, 1 माइनस 5/3। तो चलिए W कितना हो गया, देखिए ऊपर कितना हो गया 3RT1, 3RT1 और बटे में कितना है 4 है। फिर ये वाला बटा लगाया 1 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा क्या, माइनस का 2/3, 3 ऊपर 4 नीचे। तो W बराबर देखिए कितना आया, माइनस का 9/8 RT1। ठीक है, तो अगर हम केवल इसमें मैग्नीट्यूड देखें तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। माइनस क्यों आ रहा है, हो सकता है कि वर्क डन जो है वो सिस्टम पर किया गया हो सकता है कि वर्क डन सिस्टम पर किया गया हो, है ना। ऑप्शन में कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर वर्क डन सिस्टम पर किया गया है तो ये माइनस W कितना हो जाएगा 9/8 RT1, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने वैसा नहीं लिखा है, मैंने केवल वैल्यू लिखी हुई है। हो सकता है लिख सकता था द वर्क डन इन द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, तो आप वर्क डन सिस्टम पर क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस W बराबर क्या हो जाता है 9/8 RT1, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, आइसोबारिक और आइसोकोरिक के बारे में भी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको हटा दूं। STP का मतलब क्या है, STP पे आपको ये याद रखना है कि 22.4 लीटर जब होता है तब जाकर 1 मोल होता है। ठीक है, तो हमने 5.6 लीटर के लिए क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए क्या देखना है, आइसोबारिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, समदाबीय। और इधर देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।
सम आयतनिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, V1 से V2 P dV। अब P कांस्टेंट आपने मान लिया है तो P बाहर आ जाएगा, V1 से V2 dV। आप जानते हैं dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V1 से V2 तो W P, लिमिट रख दीजिए V2 माइनस V1 यानी कि W बराबर क्या आ जाएगा, P डेल्टा V। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब V क्या है, कांस्टेंट है भैया, V कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा V क्या है, 0। जब डेल्टा V 0 है तो वर्क डन आप जानते हैं क्या होता है, P dV। डेल्टा V 0 का मतलब dV भी 0 तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये आपका V है, ये आपका P है। V को क्या करना है, कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए V कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर V की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये, ऊपर जाइए P चेंज हो गया, बढ़ गया, V वही है, और ऊपर जाइए P बढ़ गया, वही है। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, ये V है, ये P है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो ये आपकी लाइन चली गई, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये आइसोबारिक आइसोकोरिक मेन जो है वो वही है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इनके बारे में तो ज़रूरत ज़्यादा आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन जानते रहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब लास्ट, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है आपका, इसका अब लास्ट टॉपिक आ रहा है हीट इंजन। उसी में रेफ्रिजरेटर भी देख लेंगे, दोनों उसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए, अब हम लोग स्विच करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट व्हाट प्रोसेसेस या विच प्रोसेसेस कैन बी अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। क्या बताता है कि क्या कोई प्रोसेस स्वतः हो सकता है या नहीं। ये एक बेसिक मैंने इसको बता दिया। इसके कई सारे अभी आपको वो पढ़ने स्टेटमेंट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, मतलब सबका घूम फिर के वही आ जाना है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं एक चैम्बर ले लूँ, ये मान लीजिए मैंने एक चैम्बर ले लिया, इसमें मैंने यहाँ पर एक भरा हुआ है
गैस है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर एक गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप जानते हैं यहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी, इसको खोल दीजिए, यहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 50-50 ना हो जाए। ये भी हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस और ये भी हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन क्या यह संभव है? रिवर्सिबल इज नॉट पॉसिबल। अगर ये 100 पर है और ये 0 पर है, तो ये तो अपने आप होगा कि इसका टेम्परेचर फॉल करेगा और इसका टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करने वाली है। और कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ये नेचुरल है, ये आप डेली लाइफ में खूब देखते हैं। ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के लाते हैं, कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, चाय कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक बार अगर ये 50-50 में आ गए, एक बार अगर ये 50-50 में आ गए, तो क्या ये संभव है कि अब यहाँ का 50 यहाँ पहुँच जाए तो ये 100 पर हो जाए, 0 पर हो जाए? ये संभव नहीं है। अगर ये संभव हो जाता तो कितनी आसानी हो जाती या कितनी प्रलय हो जाती। आसानी क्या हो जाती? पानी बढ़िया, ये 50 में पानी गर्म हुआ, अपने आप पानी फिर ठंडा हो जाता। चाय क्या हुई? ठंडी हुई, अपने आप फिर से गर्म हो जाती, ठंडी हुई, अपने आप फिर से गर्म हो जाती। तो कुछ दिक्कत ही ना रह जाती, ना तो गैस चूल्हे की ज़रूरत रहती, ना तो फ्रिज की ज़रूरत रहती, सब काम आराम से हो गया होता। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देखिए, समझिए क्या है इसका मतलब। ये है कि आपने हीट दी, आपने क्या दिया? आपने हीट दिया। हीट से क्या मिला आपको? वर्क डन मिला। हीट से आपको क्या मिला? वर्क डन मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो है, कितना भी आप वर्क डन करें, वो हीट में तो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पूरी की पूरी हीट आपको वर्क डन में मिल जाए, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखो, पहला नियम क्या बताता है कि ऐसा ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी इक्वेशंस है, ये हमारी जो भी थ्योरी है, ये सब लागू होगी। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है वो। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, ये प्रोसेस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहता है ये? बेसिकली ऑल वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट। ऑल वर्क इज या कह लीजिए कैन बी, यहां पर शब्द हम लोग यूज कर लेते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। मतलब इधर से इधर जाना तो पॉसिबल है, इधर से इधर जाना तो पॉसिबल है, लेकिन इधर से इधर जाना पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। वर्क से आप पूरी हीट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि हीट से वापस वर्क बना लूं तो नहीं। जैसे देखिए ये हाथ है, ठीक है, इसको आपने रब करना शुरू किया, इसको आपने रब करना शुरू किया। रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। हाथ गर्म हो गए, क्या मिल गई? हीट मिल गई। अब अगर मैं इस हाथ को हीटर में गर्म कर लूं, मतलब हीट दे दूं, तो क्या ये मेरे हाथ अपने आप ऐसे से होने लगेंगे? क्या संभव नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बारे में है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है कि ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है?
नेक्स्ट है हम लोगों का हीट इंजन। हीट इंजन, देखिए पहले हम लोग नॉर्मल हीट इंजन की बात करेंगे, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, कार्नोट हीट इंजन की। पहले नॉर्मल हीट इंजन, कोई भी ऑर्डिनरी हीट इंजन, फिर कार्नोट हीट इंजन। देखिए कार्नोट का जो हीट इंजन है वो हाइपोथेटिकल है, वास्तविक में ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल हीट इंजन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। एक आपके पास सोर्स होता है, एक आपके पास सिंक होता है। सोर्स का टेम्परेचर T1 मानते हैं, सिंक का टेम्परेचर T2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए ये इंजन है, मतलब ये इंजन पूरा है लेकिन हमने समझ लिया इसको। सोर्स हायर टेम्परेचर पर होता है तो सोर्स से हीट फ्लो करती है, मान लीजिए Q1। हीट फ्लो हुई, वही देखिए सेम चीज़ है, पूरी हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट होगी, तो कुछ क्या मिला आपको, वर्क डन मिल गया और बाकी की जो हीट थी वो यहाँ आ गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई वर्क डन कितना मिला तो Q1 माइनस Q2 मिला, Q1 माइनस Q2। अगर कुछ भी वेस्ट नहीं होता, कुछ भी Q2 वेस्ट नहीं होता तो कितना मिल जाता, पूरी की हीट का क्या हो जाता, वर्क डन हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो लॉस होगी, कहाँ जाएगी, सिंक के पास जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को एफिशिएंसी देखनी है इसके बाद इसमें, और इसके बाद कुछ इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर हम लोग कार्नोट इंजन की तरफ मूव करेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे उसके बाद, और फिर हम लोग मूव करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। ठीक है, आज केमिस्ट्री क्लास थी आपकी लेकिन वो किसी कारणवश नहीं चल पाई, तो उसकी जगह फिजिक्स चल रही है। और आपके पास अभी 2 दिन और हैं, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, तो उसमें हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर ले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद वेव एंड एकॉस्टिक, और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे 12th की फिजिक्स की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड सो ऑन। क्लियर है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।